इंदौर पटना एक्सप्रेस कुछ देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। ये सुनकर दक्ष ने सुकून भरी सांस ली। हाथ में पकड़े उपन्यास को बैग में रख दक्ष ने जैकेट की जिप ऊपर तक बंद करके ट्रेन में सवार होने के लिए तैयार हो गया। ये नवंबर 2016 की एक सर्द शाम थी। दक्ष बीते लगभग 50 मिनट से भोपाल के रेलवे स्टेशन पर था। ऑफिस का काम एक दिन पहले ही खत्म हो गया था और उसने तत्काल कोटे से एसी सेकंड क्लास का टिकट करवा के इंदौर पटना एक्सप्रेस में कानपुर तक अपनी सीट के लिए अपने कूपे का पर्दा खिसकाया। एक भीनी सी खुशबू से सराबोर हो उठा। साथ ही साथ उसके कानों में हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी गाने की लाइनें टकराईं। दक्ष ने अंदर नजर दौड़ाई और उसे कूपे की 4 में से 3 सीटें खाली नजर आईं। पर उसे नीचे की सीट पर एक छोटा सा हल्के पीले रंग का महिला बैग और पानी की एक बोतल पड़ी नजर आई। सामने की सीट पर काली जीन्स, सफ़ेद टॉप, लाल जैकेट और गले में लाल चुनरी लगाए, आंखें बंद किए एक निहायत खूबसूरत सी लड़की बैठी मोबाइल पर गाने सुन रही थी। वह समझ गया ये भीनी सी सुगंध और हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी इनकी ही देन है। दक्ष कुछ पल असमंजस में खड़ा रहा। शायद वो अपने आप में इतना खोई हुई थी कि उसे उसके होने ना होने का भान ही नहीं हुआ। फिर उसने हल्के से स्वर में बोला, मैम सुनिए, क्या ये बैग और बॉटल आपकी हैं? दरअसल में ये सीट मेरी है। उसने धीमे से आंखें खोली और दक्ष की ओर देखा। दक्ष ने भी रेल की हल्की रोशनी में उसका चेहरा पहली बार गौर से देखा। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में जिंदगी की चमक। मन ही मन उसने उसकी सादगी भरी खूबसूरती की तारीफ की। जी, ये मेरा ही सामान है, मैं हटा लेती हूँ, उसने प्यारी सी आवाज़ में जवाब दिया। शायद ठंड की वजह से लोग यात्रा कम करते हैं, इसी वजह से हरदम भरी रहने वाली ट्रेन की 4 सीटों पर बस वे 2 मुसाफिर ही थे। अब ट्रेन धीमे धीमे रेंगने लगी थी। तभी लड़की ने धीमे से कहा, सर, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना, उसने बोला। सर, हो सके तो प्लीज़ यहाँ सिगरेट मत पीजिएगा, मुझे सिगरेट के धुएं से बहुत उलझन होती है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आप परेशान ना हो, मैं अब सिगरेट नहीं पीता। उसने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए मासूमियत भरे लहजे में कहा, माफ़ करिएगा, पर आपकी ये बड़ी सी दाढ़ी देखकर लगा कि आप स्मोकिंग करते होंगे। मुझे बड़ी दाढ़ी वाले लोगों से बहुत डर लगता है। उसकी ये बात सुनकर दक्ष जोर से हंस पड़ा। दक्ष ने घर पर फ़ोन मिलाकर माँ से बोला, ट्रेन मिल गई है और सुबह तक कानपुर पहुंच जाऊंगा। उस लड़की ने मोबाइल पर बज रहे गाने को बंद किया और दक्ष से मुखातिब होते हुए बोली, सर, एक बात पूछूं? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता उसका सवाल आ गया। आप कानपुर से हैं? ये पहली बार था जब कोई अजनबी लड़की दक्ष से अपनी तरफ से बातें कर रही थी। जी, मैं कानपुर से ही हूँ, दक्ष ने फिर से मुस्कुरा के जवाब दिया। दक्ष ने देखा कि उसके चेहरे पर खुशी की चमक बिखर गई और धीमे से बोली, सर, मैंने आपके कानपुर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कैसा शहर है कानपुर? मतलब मैं समझा नहीं। सर, मैं हरदम के लिए आपके कानपुर आने वाली हूँ। मेरी शादी आपके ही इस शहर में हो रही है, इसलिए आपसे पूछा, उसने शर्माते हुए जवाब दिया। अब दक्ष धीमे धीमे सहज होने लगा था। दक्ष को ये एहसास होने लगा था कि सामने वाली लड़की न सिर्फ चेहरे बल्कि दिल से भी मासूम है। कानपुर खूबसूरत शहर है, आप आ जाएंगी तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा, दक्ष ने हल्का सा मजाक किया। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ उनकी बातें भी रफ्तार पकड़। लड़की का नाम गीत था। वो दिल्ली की रहने वाली थी और इंदौर में मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के स्कूल में आर्ट टीचर थी। अक्टूबर में गीत की सगाई कानपुर के एक मेडिकल छात्र से हुई थी और आने वाली 14 फरवरी को उनकी शादी होने वाली थी। अब डॉक्टर साहब तो सगाई कर कोर्स करने चले गए हैं विदेश। अभी पिछले हफ्ते सर्जन बनकर वापस आए हैं और कल से उनको हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, गीत बोले जा रही थी और अपने फ़ोन में व्हाट्सएप का जवाब भी देते जा रही थी।
कौन सा हॉस्पिटल? दक्ष ने पूछा। आपके कानपुर का सरकारी अस्पताल हैलेट है ना मज़ेदार, पर हमारे डॉक्टर साहब ऐसे ही हैं। बोलते हैं अमीरों के तो बहुत डॉक्टर हैं, हम तो गरीबों के डॉक्टर बनेंगे। अच्छी बात है, दक्ष ने लापरवाह स्वर में बोला। अब देखिए, वो दिल ही दिल से चाहते थे कि पहले दिन जब डॉक्टर साहब ज्वाइन करें तो उनकी गीत उनके साथ हो, लेकिन वो ये बात बोल नहीं सके। पर मैं उनके दिल की बात समझ गई और बस मैं चल दी उनको सरप्राइज़ देने। अब कल डॉक्टर स्वर शर्मा अपनी गीत के साथ ही ज्वाइन करेंगे। स्वर शर्मा, इस नाम ने दक्ष को चौंका दिया। क्या नाम बताया आपने? स्वर शर्मा? जी। आप इन्हें जानते हैं क्या? गीत हड़बड़ा के बोली और अपने मोबाइल पर लगी एक खूबसूरत नौजवान की फ़ोटो दक्ष के सामने कर दी। अरे, ये तो मेरा दोस्त शालू यानी स्वर है। हम दोनों ने साथ में ही मेडिकल की तैयारी की थी, दक्ष ने खुश होते हुए कहा। अब सामने बैठी लड़की उसके दोस्त की होने वाली पत्नी थी। दोस्त जो जितना ही सच्चा और पवित्र था, उतनी ही उसकी होने वाली पत्नी मासूम। दक्ष ने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि इस खूबसूरत जोड़ी को इस कायनात में हरदम बनाए रखना। ट्रेन झांसी को छोड़कर कानपुर की ओर बढ़ चली थी। अब गीत दक्ष की अच्छी दोस्त बन चुकी थी और दक्ष से अपने आने वाले कल के सपने बांट रही थी। गीत स्वर के साथ दुनिया भर की सैर करना चाहती थी, फूलों के बाग में अपनी झोपड़ी बनाना चाहती थी। वो किसी गांव में बनाना चाहती एक कला का स्कूल और अस्पताल, और ऐसे ही अनगिनत छोटे छोटे ख्वाब थे उसकी झील सी आंखों में, जिनका अब दक्ष साझीदार था। एकदम से उसने कहा, तो आप किताबें और कहानियाँ लिखते हैं, तो चलिए मेरे लिए कोई प्यारा सा व्हाट्सएप स्टेटस बताइए जो गीत और स्वर दोनों को मैच करे। कुछ पलों के लिए गीत के चेहरे की तरफ गौर से दक्ष ने देखा। मुझे फिर से उसकी आंखों में जिंदगी की चमक दिखी। दक्ष के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, लव यू जिंदगी। अरे वाह लेखक साहब, सच में मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। कितने रंग हैं ना इसमें। और चंद लम्हों के बाद गीत का व्हाट्सएप स्टेटस लव यू जिंदगी के हर्फ के रूप में चमक रहा था। दक्ष ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। कोहरे में लिपटी रात के बीच दूर कहीं किसी गांव की झिलमिलाती बत्तियां चमक रही थीं। दक्ष ने काफ़ी देर से मन में आ रहा सवाल पूछ लिया, गीत, तुम्हें डर नहीं लगता इतना लंबा सफ़र अकेले और बिना किसी को बताए करते हुए? वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर बोली, जानते हैं मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। फिर मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ हरदम मेरी पर्स में रहते हैं और माँ कहती हैं जिनके साथ लड्डू गोपाल हैं उनको कोई डर नहीं होता। मैं फिर से उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। हम कानपुर के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। कुछ पलों के बाद गीत ने अपनी पर्स से कुछ निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोल उठी, ये देखिए ना, मैंने स्वर के लिए बनवाया है। ये हरदम उसकी टेबल पर रहेगा। मैंने उस लाल मखमली डिब्बी को खोला। उसमें राधा कृष्ण की चांदी की निहायत सुंदर छोटी सी मूर्ति थी, जिसमें नीचे गीत संग स्वर उकेरा गया था। दक्ष ने हाथ में उस मूर्ति को थामे प्रेम की सच्ची भावना को महसूस किया। गीत अपनी सीट के पास खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी एक जोरदार आवाज़ आई। कुछ ही पलों में चीखें गूंजने लगी। उनका ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। दक्ष के सर के पिछले हिस्से में कुछ टकराया। दक्ष ने गीत को आवाज़ देनी चाहिए, पर उसके मुंह से आवाज़ ना निकल सकी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह के 5 बजने वाले थे। स्वर का मोबाइल लगातार बज रहा था। कई बार घंटी बजने के बाद स्वर ने फ़ोन उठाया। अस्पताल के निदेशक के ऑफिस से फ़ोन था। इमरजेंसी की हालत की वजह से सभी डॉक्टरों को तुरंत अस्पताल पहुंचने का आदेश दिया जा रहा था। कमाल है, पहले ही दिन इमरजेंसी, सोचकर स्वर मन ही मन बोल उठा। अस्पताल में आज सूरज रोशनी नहीं, दर्द और चित्कार लेकर उगा था। चारों तरफ दर्द भरी चीखें और रुदन था। एक तरफ सांसों की डोर टूटकर मुर्दा हो रहे इंसानी जिस्म थे, तो दूसरी तरफ किसी की सांसों की डोर टूटने से बचाने के लिए भगवान बने डॉक्टर। हर कुछ मिनट में आ रही एम्बुलेंसों से घायल, जिंदा, मुर्दा जिस्म उतारे जा रहे थे।
कुछ लोग जिन्होंने ट्रेन की मीलों लंबी दूरी तो तय कर ली थी, पर हादसे की जगह से अस्पताल तक की दूरी नहीं तय कर पाए थे। स्वर के लिए एक पहला अवसर था जब वो वेदना के इस साम्राज्य के बीच में खड़ा था। मर्चरी में लाशों को रखने के लिए जगह कम पड़ गई थी। डॉक्टर स्वर शर्मा को पोस्टमार्टम टीम की जिम्मेदारी दी गई ताकि जल्द से जल्द मुर्दा जिस्मों से अस्पताल को खाली किया जा सके। न जाने क्यों स्वर अपने आप को बेचैनी से घिरा हुआ पा रहा था। वह थके कदमों से पोस्टमार्टम हाउस के भीतर घुसा। कुछ पलों के पहले तक हंसते खिलखिलाते सपने देखते जिस्म अब बेजान होकर पोस्टमार्टम के स्ट्रेचर पर पड़े थे। एक स्ट्रेचर पर कुछ माह का मासूम था तो उसके बगल वाले स्ट्रेचर पर उस मासूम का बाप और अस्पताल के बेड पर जिंदगी से जूझती माँ। पोस्टमार्टम के स्ट्रेचर पर कहीं किसी बुजुर्ग का शव था तो कहीं किसी नौजवान का। किसी के सपने मरे थे तो किसी का सहारा। किसी का आज बेवा हो गया था तो किसी का आने वाला। स्वर ने जमादार को कमरे के आखिरी खाली पड़े स्ट्रेचर पर नया शव लाने का इशारा किया। शव लाया गया। कफन की सफ़ेद चादर मरने वाले के लहू से लाल हो चली थी। जमादार ने झिझकते हुए शव का कफन हटाया। कफन के नीचे लाल चुनरी में ढका वो शव किसी लड़की का था। एक पल के लिए हवा का झोंका आया और खून में डूबी चुनरी हट गई और उस मुर्दा घर में एक भीनी सी खुशबू भर गई। माथे पर गुलाबी बिंदी, काली जीन्स, सफ़ेद टॉप और लाल जैकेट। दर्द से भरा मासूम चेहरा, जिंदगी से भरी आंखें मौत को गले लगाकर हरदम के लिए बंद हो गई थी। पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ी वो लाश गीत की थी। गीत जो अपने स्वर का साथ देने चली आई थी। गीत जो स्वर शर्मा के डॉक्टरी के पहले दिन उसके साथ रहना चाहती थी। गीत स्वर के साथ थी पर बेजान। स्वर अवाक रह गया। उसके सामने उसके सबसे पसंदीदा लाल रंग की चुनरी में लिपटा उसके गीत का बेजान जिस्म था जिसका उसे पोस्टमार्टम करना था। उस गीत का पोस्टमार्टम जो चंद दिनों बाद उसकी पत्नी बनने वाली थी। उस गीत का पोस्टमार्टम जिसे वो पूरी दुनिया में सबसे अधिक मोहब्बत करता था। हैरान सा स्वर अपलक गीत को निहारे जा रहा था। जमादार ने जैसे ही आगे बढ़कर गीत के बेजान बदन से चुन्नी हटानी चाहिए, स्वर उसे पीछे धकेलते हुए चीख पड़ा, खबरदार जो किसी ने मेरे गीत को हाथ लगाया। आगे बढ़कर उसने गीत का खून से भरा माथा चूम लिया। मुर्दा घर में सन्नाटा पसर गया। स्ट्रेचर से नीचे लटक रहे गीत के हाथ की उंगली में अंगूठी थी। गीत और स्वर की सगाई की अंगूठी। उस बेजान जिस्म के हाथ को थामे स्वर घंटों तक वहीं बैठा रहा। अस्पताल के और डॉक्टर भी वहां इकट्ठा हो गए। सबकी संवेदनाएं स्वर के साथ थी, पर संवेदनाओं से जिंदगी नहीं चलती है। अब सच ये था कि गीत के शव का पोस्टमार्टम होना था। टूटते कदमों से स्वर उठ खड़ा हुआ। उसने खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का पोस्टमार्टम किया और किसी की उंगली तक गीत के बेजान जिस्म से नहीं छूने दी। गीत नहीं रही। इस वाक्य ने उसे जैसे जड़ कर दिया था। उसे कई दिन बाद होश आया था। सर में काफ़ी चोट थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उसके ऊपर कोई और गिर गया था, इसलिए उसे बहुत अधिक गंभीर चोट नहीं आई थी। दक्ष जानता था वो कोई और नहीं, गीत थी। लव यू जिंदगी गीत। दक्ष के सफ़र की अंतिम साथी गीत। खुद की आंखों में जिंदगी समेटे गीत उसके सामने अपने सपनों को लिए मर गई और दक्ष कुछ न कर सका। अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय दक्ष को उसका सामान दिया गया, जिसमें बाकी सब चीज़ों के साथ साथ उसकी मुट्ठी में दबी रह गई गीत संग स्वर लिखी राधा कृष्ण की मूर्ति भी थी। चलने लायक होते ही गीत के अंतिम सफ़र की निशानी और गीत के लिए स्वर का अंतिम उपहार देने स्वर के कमरे पर दक्ष आया था, पर स्वर वहाँ नहीं था और उसका रूममेट वेद नम आँखों और डूबती आवाज़ में दक्ष को गीत और स्वर का अंतिम मिलन बता रहा था। दक्ष खुद में ताकत इकट्ठा करके वेद से पूछा, अब स्वर कैसा है? वेद बुझी आवाज में बोला, जिंदा लाश में तब्दील हो गए हैं स्वर भाई। उस दिन के बाद से न वो रोए हैं न हंसे हैं, न किसी से बात करते हैं न सही से खाते हैं। रात रात भर गीत की अंगूठी और चुनरी को देखते रहते हैं। कभी कभी खुद से ही सवाल करते हैं, गीत ट्रेन में क्यों थी? सुबह ही सुबह अस्पताल चले जाते हैं।
पूरा दिन मरीजों की सेवा करते हैं और शाम को घंटों तक पोस्टमार्टम हाउस में बैठे रहते हैं। सब डॉक्टरों का कहना है अगर स्वर खुलकर न रोए तो वो पागल हो जाएंगे। वेद ने बताया कि मैं भी स्वर अस्पताल के वार्डों में स्वर को खोजने लगा। पता लगा स्वर ऑपरेशन थिएटर में है। दक्ष वहीं स्वर का इंतजार करने लगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर चमकता लाल बल्ब गीत की लाल चुनरी की याद दिला रहा था और दक्ष के कानों में गूंज रहा था, लव यू जिंदगी। अरे वाह लेखक साहब, सच में मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। कितने रंग हैं ना इसमें। हाँ गीत, सच में कितने रंग हैं इस जिंदगी में। कुछ वक्त के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और उससे स्वर बाहर आता दिखा। चंद दिनों में ही स्वर में कितना कुछ बदल गया था। बढ़ी हुई दाढ़ी, झुके कंधे, बुझी हुई खामोश आंखें खुद में एक कहानी कह रही थी। स्वर ने दक्ष को देखा पर उसने कोई प्रतिक्रिया न की। दक्ष ने स्वर का हाथ पकड़ा और उसके साथ वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गया। वो अब भी प्रतिक्रिया विहीन था। दक्ष धीरे धीरे अपने और गीत के मिलने से लेकर हादसे तक की कहानी स्वर को बताता चला गया और वह खामोश आंखों से दक्ष को ताकता रहा। शायद उसको उसके कई सवालों के जवाब मिल गए थे। मैं अभागा हूँ दोस्त, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी को बनते हुए ना देख सका, मैंने अपनी आंसुओं से धुली आवाज़ में कहा। वो फिर खामोश रहा। बहुत प्यार करती थी तुझे वो मेरे दोस्त, देख जाते जाते भी तेरे लिए एक गिफ्ट छोड़ गई। इतना कहकर गीत संग स्वर लिखी राधा कृष्ण की मूर्ति स्वर के हाथ पर रख दी। गीत स्वर की आवाज़ से पूरा अस्पताल दहल उठा। स्वर दक्ष से गले लगकर फूट फूट कर रोए जा रहा था। खुद डॉक्टर को रोते देख आसपास मरीजों और तीमारदारों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में दक्ष को एक महिला की गोद में चंद दिनों की एक बच्ची दिखी, हूबहू गीत जैसी, मासूम और सच्ची। वो लगातार रोते हुए स्वर को देखे जा रही थी। दक्ष ने उस बच्चे की माँ को पास बुलाया और पूछा, ये कब हुई? साहब, जब ट्रेन लड़ी थी उसी दिन सुबेरे इसी अस्पताल में, उस देहात की महिला ने जवाब दिया। शायद गीत फिर से इस दुनिया को जिंदगी के सही मायने बताने वापस आ गई थी।